हम अमरजीत सिंह आपका आपके चैनल एक नई सोच में आज फिर से स्वागत करते हैं। यदि आप पर एक ही आधार यानी ग्राउंड पर घरेलू हिंसा तथा CRPC 125 दोनों का मुकदमा अलग अलग चल रहा है तो उनमें से एक मुकदमा खारिज हो सकता है। सारी बात बताने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसके 2 वीडियो बना रहे हैं। ये दोनों वीडियो एक ही विषय पर बने हैं, जिनमें 2 अलग अलग जजमेंट के बारे में बता रहे हैं। दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जजमेंट के लिंक तथा दूसरे वीडियो का लिंक होगा, जिसे आप देख सकते हैं तथा जजमेंट को पढ़ सकते हैं। वीडियो में बताए गए विचार हमारे निजी विचार हैं, इसे आप माने या ना माने आपकी मर्जी। अब बात करते हैं पहले जजमेंट की। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 28/7/2015 को बी प्रकाश बनाम दीपा में एक ही आधार पर 2 अलग अलग मुकदमों की सुनवाई की अनुमति नहीं दी है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा मुकदमे को खारिज किया गया है। इस मामले में CRPC 125 का मुकदमा 2008 से चल रहा था। उसके बाद जिन आधारों पर CRPC 125 का मुकदमा किया गया था, उन्हीं आधारों पर पुनः घरेलू हिंसा का मुकदमा 2009 में किया गया। क्योंकि पहले CRPC 125 का मुकदमा चल रहा था, इसलिए दोबारा उन्हीं आधारों पर डाले गए घरेलू हिंसा के मुकदमे को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कानून का दुरुपयोग बताकर खारिज कर दिया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा नंबर 6 में विस्तार से CRPC 125 के बारे में बताया है कि यह किन परिस्थितियों में लागू होती है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा नंबर 7 में विस्तार से घरेलू हिंसा के मुकदमे के द्वारा मांगी गई राहत के बारे में बताया है। आदेश के पैरा नंबर 18 में विस्तार से बताया गया है कि किन परिस्थितियों में CRPC 125 तथा घरेलू हिंसा में राहत मिल सकती है। इसमें बताया गया है कि जिन आधारों यानी ग्राउंड पर CRPC 125 के तहत आपको राहत मिली है, उन्हीं आधारों यानी ग्राउंड के आधार पर घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं हो सकता है। यदि CRPC 125 में मिली राहत के अतिरिक्त आपको अतिरिक्त और राहत चाहिए है, तो यह साबित करना होगा कि उन पर फिर से नए आधारों यानी ग्राउंड पर घरेलू हिंसा हुई है, तभी घरेलू हिंसा में राहत मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें यह भी बताया गया है कि यदि एक आदेश आने के बाद फिर से प्रताड़ना हुई है, तो पहला आदेश रहेगा और नए आधारों और ग्राउंड पर राहत के लिए न्यायालय जा सकते हैं। अब ये नए आधार और ग्राउंड कब बनेंगे? जब पति और पत्नी एक आदेश होने के बाद फिर साथ साथ रहें और पति फिर से पत्नी को प्रताड़ित करें, तो पत्नी उन्हीं नए आधारों पर न्यायालय में जाकर रिलीफ यानी राहत मांग सकती है। इस बात को इस तरह से समझें कि ज़्यादातर लोगों की पत्नी एक बार मायके जाकर मुकदमा करने के बाद आदेश होने के बाद अपने ससुराल नहीं आती है। जब ससुराल नहीं आएगी तो पति के साथ नहीं रहेगी, तो नए आधार यानी नए ग्राउंड भी नहीं बनेंगे। जब नए आधार और ग्राउंड नहीं बनेंगे तो वो दूसरा मुकदमा नहीं कर सकती है। इस आदेश का पैरा नंबर 19 ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें घरेलू हिंसा की धारा 36 के बारे में बताया गया है कि धारा 36 में लिखा है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे जो कि वर्तमान में लागू हैं। इसे कई वकील साहब इस तरह से समझाते हैं कि 125 में जो राहत दी गई है, उसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा में हुए आदेश का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों मुकदमे एक साथ चलेंगे, जो कि गलत तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। जिस तरह से हर व्यवसाय में कुछ अच्छे तथा कुछ बुरे लोग होते हैं,
उसी तरह वकालत के पेशे में भी कुछ वकील साहब कानून का दुरुपयोग करते हैं और अपने फायदे के लिए लोगों को गलत राय देते हैं, लेकिन यह बहुत ही कम लोग होते हैं। जो वकील साहब अच्छे होते हैं उनके पास केस भी ज़्यादा होते हैं और लोगों को सही राय भी देते हैं। यदि घरेलू हिंसा की धारा 36 में लिखी बात का मतलब ये होता कि दोनों मुकदमे हो सकते हैं, तो माननीय मद्रास हाई कोर्ट के यह जज साहब आदेश में घरेलू हिंसा की धारा 36 के बारे में लिखने के बाद भी घरेलू हिंसा के मुकदमे को खारिज नहीं करते। इसलिए इस आदेश को एक बार जरूर पढ़ें और इस पैरा नंबर 19 को भी जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और समझें। इसी पैरा नंबर 19 में बताया गया है कि यदि पति पत्नी का भरण पोषण करने से मना करता है या उपेक्षा करता है या इग्नोर करता है तो पत्नी के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता CRPC 125, दूसरा रास्ता घरेलू हिंसा। उसे इन दोनों में से सिर्फ एक पर ही मुकदमा करना है। इसमें आगे बताया गया है कि यदि 125 के तहत रिलीफ चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उसको अगर खारिज कर देते हैं तो वह उन्हीं आधार यानी उन्हीं ग्राउंड पर घरेलू हिंसा में नहीं जा सकती है। इसी प्रकार इसका उल्टा, यदि वो पहले घरेलू हिंसा के तहत रिलीफ यानी राहत चाहती है और मजिस्ट्रेट साहब उसे खारिज कर देते हैं तो वह उन्हीं आधारों यानी ग्राउंड पर 125 में नहीं जा सकती है। इसका मतलब है कि महिला यह तय करे कि वह किस धारा का चुनाव करे। यदि वह 125 यानी भरण पोषण का चुनाव करती है तो वह घरेलू हिंसा में उन्हीं आधारों ग्राउंड पर नहीं जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 125 के बाद घरेलू हिंसा में क्यों नहीं जाया जा सकता। 125 का फैसला उसने स्वयं किया है कि उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसे भरण पोषण की राशि दिलाई जाए। इसका मतलब है कि उसके साथ घरेलू हिंसा नहीं हुई थी, इसीलिए उसने सिर्फ भरण पोषण का मुकदमा किया। यदि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई होती तो उसे घरेलू हिंसा कानून के तहत मुकदमा करना चाहिए था। इस तरह यदि वह घरेलू हिंसा के मुकदमे का फैसला करती है तो भरण पोषण का मुकदमा नहीं कर सकती है, क्योंकि घरेलू हिंसा में धारा 20 में प्रतिमाह या एक मुश्त राशि की व्यवस्था है। जब धारा 20 में भरण पोषण की राशि मिल सकती है तो भरण पोषण के लिए 125 का मुकदमा क्यों किया जाए। पैरा नंबर 19 के अंत में कहा गया है कि यदि एक फोरम में जाने के बाद यदि दूसरे फोरम में जाना है तो उसके लिए नए आधार होने चाहिए जो दूसरे फोरम द्वारा पारित आदेश के बाद हुआ हो। यानी एक बार न्यायालय के चुनाव करने के बाद जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक आप के साथ जो भी प्रताड़ना या हरासमेंट हो रहा है उसके बारे में उसी कोर्ट में बताएं जहां आपका मुकदमा चल रहा है, जिससे वहीं आपको न्याय मिल सके। आदेश आने के बाद यदि आपको फिर से प्रताड़ित किया गया है तो आपको दूसरे न्यायालय में जाने का आधार यानी ग्राउंड है। यानी कि पत्नी को पति के साथ रहना पड़ेगा, तभी वह नए आधार और ग्राउंड बनेंगे। यदि वह पति के साथ नहीं रहेगी तो नया आधार यानी ग्राउंड नहीं बनेंगे। आदेश के पैरा नंबर 20 में कहा गया है कि CRPC 125 के विचाराधीन रहते हुए घरेलू हिंसा का विवाद उन्हीं आधार यानी ग्राउंड पर किया गया जो आधार ग्राउंड CRPC 125 में थे। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने CRPC 125 और घरेलू हिंसा का वाद किया। न्यायालय का कहना है कि मेरे विचार से यह न्याय नहीं है। यह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को स्पष्ट करने के समान होगा। पैरा नंबर 21 में कहा है कि ऐसे मामले में जो भी गलत आदेश हुआ है उसे रद्द करते हैं। इसी पैरा में आगे कहा गया है कि यदि आपको CRPC 125 में आदेश आने के बाद कुछ और राहत चाहते हैं तो आपको 127 में जाना चाहिए। इसी में आगे कहा गया है यदि उत्तरदाताओं के पास घरेलू हिंसा का कोई नया आधार जो CRPC 125 के तहत आदेश पारित होने के बाद हुआ है तो वो घरेलू हिंसा की धारा
20 के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए एक आदेश प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी घरेलू हिंसा में राहत पाने के लिए नए आधार का होना जरूरी है। पैरा नंबर 22 में कहा गया है कि घरेलू हिंसा का मुकदमा जो सीआरपीसी 125 के बाद उन्हीं आधारों यानी ग्राउंडों पर डाला गया था उसे खारिज किया जाता है। आपको एक और जानकारी दे दें, आप सीपीसी की धारा 11 को गूगल पर सर्च करें और पढ़ें। इसमें लिखा है कि यदि किन्हीं दो व्यक्तियों में किसी एक आधार को लेकर मुकदमा किया गया है और उस पर आदेश आ गया है तो दोबारा वह दोनों व्यक्ति उसी आधार पर मुकदमा नहीं कर सकते हैं। जब आप सीपीसी की धारा को सर्च करेंगे तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा कई हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट मिल जाएंगे। इसमें कहा गया है कि एक बार फैसला आ जाने के बाद दोबारा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा उसी आधार पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक आधार पर सिर्फ एक ही बार मुकदमा हो सकता है। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रंजेश बनाम नेहा के आदेश में जो असिस्टेंट लायबिलिटी का इनकम एफिडेविट देने को कहा है उसमें लिखा है कि यदि कहीं पर भरण पोषण राशि बंधी है तो उसमें लिखना है, यानी दोनों जगह मुकदमा चलेगा और दोनों जगह भरण पोषण देना होगा। मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि आपकी पत्नी आप पर यह दोनों मुकदमे आपके साथ आपके घर में रहकर भी कर सकती है। इसको ऐसे समझें जैसे आपने पहले उसे खाने को नहीं दिया तो उसने 125 का मुकदमा किया। आदेश आने के बाद आपने फिर उसके साथ घरेलू हिंसा की तो उसने घरेलू हिंसा का मुकदमा किया। घरेलू हिंसा के मुकदमे में जब वह रजनेश बनाम नेहा के एसेट्स एंड लायबिलिटी के इनकम एफिडेविट को भरेगी तो उसमें भी 125 में मिल रही भरण पोषण की राशि के कॉलम को भरेगी जो उसमें बना है। जब भी कोई कानून बनता है तो उसके सारे पहलू और कंडीशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पहले सीआरपीसी 125 बना जिसमें भरण पोषण की बात थी। इसके बाद एक नई चीज सामने आई कि महिला के साथ हिंसा भी हो रही है, तो क्या किया जाए? इसके लिए घरेलू हिंसा कानून आया। इसमें कई सारी चीजों को जोड़ा गया, जैसे धारा 18, 19, 20, 21, 22 के अंतर्गत वह राहत प्राप्त कर सकती है। धारा 20 में मासिक या एक मुश्त रकम का प्रावधान है। इसमें अब आपके सामने हम कुछ कंडीशन रखते हैं, जैसे जिस महिला के साथ हिंसा हो रही है वो कमा भी रही है तो उसे वह भरण पोषण की राशि नहीं मांगनी चाहिए, यह कानून का मानना था। वह बाकी राहत और रिलीफ मांग सकती थी। इसी तरह यदि किसी महिला के पास रहने के लिए मकान हो लेकिन खाने के लिए नहीं है तो वो भरण पोषण की राशि की मांग कर सकती है। यहाँ पर जो राहत दी जा रही है यह कोशिश की गई है कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान, जैसे कि भरण पोषण, रहने के लिए या क्षतिपूर्ति के लिए एक ही जगह पर एक साथ सुनवाई की जाए, जिससे मुकदमों की संख्या में कमी लाई जा सके। मान लो उसमें भरण पोषण की व्यवस्था ना होती तो महिला को 2 मुकदमे करने पड़ते, पहले सीआरपीसी 125 भरण पोषण के लिए, दूसरा घरेलू हिंसा के लिए। मेरे विचार से इसीलिए मुकदमों की संख्या कम करने के लिए घरेलू हिंसा के मुकदमे में इतने रिलीफ दिए गए हैं। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि यह 2015 का आदेश है, तो आपको बता दें 2018 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बार फिर एक अन्य मुकदमे घरेलू हिंसा के बाद उन्हीं आधारों पर बाद में किए गए सीआरपीसी 125 के मुकदमे को खारिज किया है। 2018 वाले आदेश में 2015 के इस आदेश के बारे में भी लिखा है। उस 2018 के आदेश को यदि हम यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 2018 के आदेश तथा इस वीडियो पर अन्य जानकारी के लिए इस वीडियो के दूसरे पार्ट को देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसे दे देंगे, आप इसे देख भी सकते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपके कोई सवाल हो
तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। कमेंट करने से पहले दोनों वीडियो देख लें, हो सकता है कि जो आपके सवाल हो वो दूसरे वीडियो में हमने क्लियर कर दिए हों। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे यह वीडियो में बताई गई जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। हमारे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जैसे ही हम अपना दूसरा वीडियो अपलोड करें आपको उसके बारे में पता चल जाए।